सुनो काव्या बहू, 2 दिन बाद सीमा घर आ रही है। उसके कमरे की साफ सफाई कर देना और रसोई का सामान बाजार से मंगवा लेना। शरबत की बोतल भी साथ में और आइसक्रीम जमाने के बर्तन भी बाहर निकाल देना। उसे मेरे हाथ की आइसक्रीम बहुत पसंद है। एक ये गर्मी की छुट्टियां ही तो हैं जो मुझे, बूढ़ी माँ और नानी को जिंदा रहने की शक्ति देता है, वरना तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे जीने ही नहीं देते। ये सब बोलते हुए मधु जी माला जपने लगी। काव्या सबका नाश्ता निपटा कर बच्चों को खेलने भेज अपनी चाय लेकर बैठक की तरफ जाते हुए बोली, माँ जी, मैं कल अपने मायके गाजियाबाद जा रही हूँ। आप और रोली देख लेना, जो सही लगे कर लेना। अपनी बड़ी बहू की 2 टुक बात सुनकर मधु जी का पारा चढ़ गया। क्या बकवास है बड़ी बहू, तुम कब से मायके जाने लगी, और वो भी जब इस घर की बेटी आने वाली है, और तुम्हारा मायके तो 20 किलोमीटर दूर है। फिर कभी चली जाना, मैं कौन सा तुम्हें कभी रोकती हूँ। गुस्से से मधु जी हाथ को नचाते हुए बोली। काव्या सोफे पर आराम से बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए बोली, पहली बात माँ जी, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ कि मैं कल मायके जाऊँ या नहीं, और दूसरी बात, मैंने इस 10 सालों में अपनी सास और ननद रानी के लिए किया ही क्या है जो मैं उनके लिए रुकूं। माँ जी, मैंने खुद सुना था कि आप और दीदी रोली से बात बोल रही थी कि काव्या की बात सुनते ही मधु जी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। हाय राम, ये क्या हो गया। बड़ी बहू ने तो हमारी सारी बातें सुन ली। 10 साल पहले काव्या की शादी रेयांश से हुई थी। घर में सास ससुर, एक देवर और एक ननद रहते थे। ससुर जी की पुश्तैनी किराना की दुकान थी जो कि घर के ही पास थी, इसीलिए उनका गोदाम घर में ही बना हुआ था और घर पर ही मसालों की पैकिंग का काम भी किया जाता था। दुकान पुश्तैनी थी तो ये मसाले का काम घर की ही औरतें करती थीं। पहले दादी सास और उसके बाद ननद और सास करती थी, मगर जब से काव्या शादी होकर इस घर की बहू बनकर आई तो मधु जी ने बहुत ही लाड और प्यार से उस गोदाम के दरवाजों पर काव्या के हाथों से हल्दी और रोली के छापे लगवा बोली, बहू रानी, आज से ये सब तेरा और तू ही यहाँ की मालकिन है। ये सुनकर काव्या फूले नहीं समा रही थी कि एक तरफ तो सास अपने घर की सत्ता खोने के डर से बहू को जूते की नोक पर रखती हैं, वहीं मुझे रानी की उपाधि मिल गई। लेकिन धीरे धीरे काव्या को समझ आने लगा कि कैसे उसकी सास ने धीरे धीरे करके उसके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी थी। सुबह के 4 बजे से उठकर मसालों की पैकिंग करती थी। पहले कुछ दिन तो सास और ननद उसको सिखाने के लिए आ जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने ही आना छोड़ दिया। मसालों की पैकिंग के साथ सारे घर का काम भी उसके ऊपर आ गया था। अगर पैकिंग सुबह में रह जाती तो रात को सारा काम खत्म करके रात को पैकिंग करके सोने जाती। काव्या सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक घर के कामों में लगी रहती। वो जब भी मदद करने को किसी को कहती तो यही जवाब मिलता कि ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं है जो तुम ना कर सको। कुछ सालों बाद ननद की शादी हो गई और काव्या ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कोई घर में ऐसा नहीं था जो उससे प्यार से 2 मीठे बोल नहीं बोलता था। उल्टा उसे 4 बातें सुनाकर ही चला जाता। ननद की शादी के बाद तो वो भी मेहमान बनकर आने लगी थी और एक जगह बैठे बैठे हुक्म चलाना उसकी आदत बन गई थी। दूसरी तरफ जिम्मेदारियों की वजह से काव्या अपने मायके ना के बराबर जा पाती थी। काव्या के 2 बच्चे थे। जब कभी वो जिद करते कि नाना नानी के घर चलो तो चली जाती, लेकिन 2-4 दिन में ही वापस चली आती क्योंकि दुकान पर मसालों का स्टॉक खत्म होने की नौबत आ जाती थी। समय यूं ही बीतता गया और अब देवर की शादी भी हो गई। देवरानी के आते ही सबके सुर बदलने लगे। अब तो सासू माँ कहती कि छोटी बहू के खेलने खाने के दिन है। जब भी काव्या मसाले की पैकिंग के लिए बोलती तो मधु जी छोटी बहू को जाने से रोक देती। मधु जी रोली को रसोई और गोदाम दोनों का ही काम करने से रोक देती और बोलती, धीरे धीरे सीख जाएगी। इधर रोली भी बहुत चालाक निकली। रोली ने काव्या का सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का काम का रूटीन अच्छे से समझ लिया और सोचा कि अगर इस जिम्मेदारियों के जाल में अगर एक बार फंस गई तो कभी भी निकल नहीं पाऊंगी। इसीलिए वो सास के आसपास ही चमचागिरी करती रहती। कभी सास को मायके से साड़ी तो कभी गहने लाकर दे देती। मीठी मीठी बातें करती तो कभी पैरों की मालिश करने के नाम पर कभी भी ना तो रसोई में और ना ही गोदाम में कदम रखती। दोनों की चालाकियां काव्या को अच्छे से समझ आ रही थी, लेकिन काव्या पहले से ही घर, दुकान, बच्चों और पति की जिम्मेदारियां संभाल रही थी तो अचानक से नहीं छोड़ सकती थी। बस यही सोचकर कुछ नहीं बोलती कि देवरानी आज नहीं तो कभी अपनी जिम्मेदारी समझेगी और आज नहीं तो कल काम में हाथ जरूर बटाएगी। हद तो जब हो गई जब पिछली बार ननद सीमा मायके आई थी।
पूरा समय नई भाभी के आगे पीछे घूमती रही, जिस बात का फ़ायदा रोली ने बहुत अच्छे से उठाया। कभी सीमा से बोलती, दीदी चलो मैं आपको बाज़ार घुमा लाती हूँ, तो कभी पार्लर, तो कभी सिनेमा दिखाने ले जाती। सीमा के बच्चों की भी जिम्मेदारी काव्या पर ही छोड़कर रोज़ सास, ननद और देवरानी तीनों ही रोज़ कहीं ना कहीं सैर सपाटे पर निकल जाती। एक बार भी झूठे मुंह तीनों में से कोई नहीं पूछता कि तुम भी चलोगी क्या। आखिर घर की मालकिन है तो वो कैसे सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, तो उससे पूछा ही क्यों। सास को ऐसा लगता होगा, काव्या यही सोचती थी। मालकिन मालकिन बोलकर घर के नौकरानी और चौकीदारी से ज़्यादा हैसियत नहीं थी काव्या की इस घर में। ननद सीमा ससुराल वापस जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही थी। सास और रोली भी सीमा के पास ही बैठे थे। तभी रोली बोलती है, ये लीजिए दीदी, ये साड़ियाँ आपके लिए हैं और जीजा जी के लिए पैंट शर्ट है। बच्चों के लिए कुछ खिलौने और गिफ्ट हैं, ये आपका लिफाफा। ये सब देखकर सीमा बोलती है, माँ एक मेरी छोटी भाभी हैं जो मेरा कितना ख्याल रखती हैं, और एक बड़ी भाभी भी है जिसने मेरा कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया मेरे लिए जिससे ननद को लगे कि उसकी खातिरदारी हो रही है। बड़ी भाभी तो बस हमेशा मुंह लटकाए रसोई में लगी रहती हैं, जैसे कोई पहाड़ सिर पर टूट पड़ा हो। मेरा और बच्चों का आना उन्हें तकलीफ से भर देता है। तभी मधु जी बोलती हैं, क्या करें बेटा, हर एक इंसान एक जैसा ही नहीं होता। बड़ी बहू थोड़ा रूखे स्वभाव की है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी छोटी भाभी बहुत अच्छी है। बाहर दरवाजे पर चाय की ट्रे लेकर खड़ी काव्या सारी बातें सुन रही थी। वो वहाँ से उल्टे पैर रसोई की तरफ चल दी और सोचने लगी, वाह, इतने सालों की तपस्या, त्याग, मेहनत और सेवा का ऐसा फल मिल रहा है। मुझे दुकान के नाम पर जिम्मेदारियां पकड़ा दी। मैं पागल सुबह से रात तक काम करती रही। दोनों माँ बेटी अकेले कहीं भी घूमने निकल जाती थी, और मैं जब भी कहीं बाहर जाने को बोलती तो मुझे बोलती, घर खाली हो जाएगा, तुम नहीं जा सकती। और रही लेने देने की बात, तो मेरे पति से पैसे लेकर अपनी बेटी के लिए सामान अलग से लाती हैं और सबसे कहती फिरती हैं कि घर में तेरा मेरा क्या होता है। सीमा को जो देना है मैं खुद ही दे दूंगी, जिससे नाम सास का ही होता है, और ननद की नज़र में भाभी कुछ भी नहीं देती। इसी सोच की वजह से ननद सीमा आज काव्या को बदनाम कर रही थी। काव्या चिल्लाते हुए रियांश की आवाज़ सुनकर काव्या अपनी सोच से बाहर आई तो सुना रियांश बोल रहा था कि काव्या कल तैयार रहना, ड्राइवर कल सुबह आ जाएगा, तैयार रहना, मैंने बुक कर दिया है। ये सुनते ही मधु जी टपाक से बोल पड़ी, बेटा ये कैसे जा सकती है, दुकान का काम अटक जाएगा, और तेरी बहन सीमा कल आ रही है तो रसोई कौन संभालेगा। ये सुनकर रियांश बोला, बस माँ, अब बहुत हो गया। ऐसे तो काव्या कभी मायके ही नहीं जा पाएगी, और ये घर की बहू है, कोई कोहलू का बैल नहीं जो हमेशा जोता ही जाएगा। क्या ये अपनी मर्जी का कोई काम नहीं कर सकती। ये बहू है तुम्हारी, कदर कर लो इसकी। दुकान का काम नौकर देख लेंगे, और रही बात सीमा के घर आने की, तो आप हो ना, देख लेना, सब मिलजुल कर लेना। जब एक काव्या पूरे घर का काम और दुकान का काम अकेले कर सकती है, तो आप 4 हाथ रसोई का काम भी नहीं कर सकते। आज पहली बार रियांश ने काव्या की साइड लेकर माँ के सामने बोला था। इस बात से मधु जी को बहुत तेज करंट लगा था और जड़वत होकर काव्या को देख रही थी। शायद उनका बहू को इतना दबाना और उसकी बुराई करना उन्हीं पर आज भारी पड़ गया था। काव्या अपनी चाय ख़त्म करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी, पर आज काव्या की आंखें अपनी सास को कह रही थी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियों को शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।